स्मार्ट सिटी ग्वालियर में आपका एक बार फिर स्वागत है। लगातार सीएनबीसी आवाज पर लाइव देख रहे हैं चर्चा आप मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर से, जिसकी विकास यात्रा पर अभी तक हमने बातचीत की और कैसे ये स्मार्ट बनेगा ये चर्चा इस मंच से हुई है। और अब इस चर्चा को हम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचा रहे हैं। उन लोगों से बात करेंगे जिनके हाथ में निर्णय लेने की क्षमता है, क्योंकि हम इच्छाएं विशेष तो बहुत सारी रख सकते हैं, लेकिन निर्णय ऊपरी स्तर से आता है। तो दो ऐसे जनप्रतिनिधि आज हमारे साथ हैं जो मध्य प्रदेश की राजनीति के बड़े चेहरे हैं, लंबे समय से काम करते आए हैं। एक केंद्र सरकार में प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो दूसरा राज्य सरकार में। हमारे साथ हैं नरेंद्र सिंह तोमर साहब, ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री हैं भारत सरकार में, और हमारे साथ है माया सिंह जी जो शहरी विकास मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो नरेंद्र जी के पास तो पूरा देश है देखने के लिए, लेकिन माया जी पहले आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि आपका पूरा फोकस राज्य के ऊपर है, और जिस शहर के पास शहरी विकास मंत्री हो उस शहर को तो कहीं और देखना ही नहीं है। इस शहर का जो विकास, हम पूरी चर्चा आपने सुनी, 2 घंटे से हम जो बात कर रहे हैं कि जितना पोटेंशियल इस शहर के पास था वो अपने उस फुल पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पाया, कहीं रेस में पिछड़ गया। तो थोड़ा सा अतीत, थोड़ा सा वर्तमान और थोड़ा सा भविष्य, क्या देखती हैं आप? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूं और धन्यवाद भी आपको देना चाहती हूं ग्वालियर चंबल फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड सीएनबीसी आवाज को कि उन्होंने हमें स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया की श्रृंखला में ग्वालियर को चुना। ग्वालियर में विकास की अपार संभावनाएं हैं। बहुत सारे हमारे सभी एक्सपर्ट्स ने इसके बारे में अपनी बातें रखी हैं। विकास के लिए आर्थिक विकास के साथ साथ व्यापार, वाणिज्य और कौशल परख जो शिक्षा है वो और शिक्षण संस्थाएं इसमें अहम भूमिका निभाती हैं। और मैं गर्व के साथ कह सकती हूं कि ग्वालियर की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जो धरोहर है इसकी, उसको अगर हम उसकी तरफ नजर दौड़ाएं तो एक तरफ हमारे स्मारक हैं, किला है, और इसके साथ ही साथ संग्रहालय की एक पूरी श्रृंखला है जो आपको अपने इतिहास की तरफ ले जाती है। और साथ ही साथ ग्वालियर में औद्योगिक नगरी होने के नाते शुरुआती में काफ़ी इंडस्ट्रीज यहाँ थीं, और कुछ लोगों ने अपनी बातें भी रखी हैं जिनके कारण कनेक्टिविटी ना होना या यह है इसकी वजह से काफ़ी लोग जो हैं वो ग्वालियर की ओर आकर्षित नहीं हुए और अन्य स्थानों पर गए हैं। हम उन सब चीज़ों को हमारी नज़र में है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कनेक्टिविटी दूसरे स्टेट से और उन जगह से बढ़े, और इसके लिए नरेंद्र सिंह जी प्रयासरत हैं और काफी कुछ प्रयासों में हमें सफलता भी नजर आ रही है। पर ये दारोमदार डाल रही हैं नहीं, ये सब चीजें नहीं। एयर कनेक्टिविटी के लिए हमें केंद्र सरकार से ही मदद चाहिए एयर कनेक्टिविटी के लिए। तो नरेंद्र जी मुझे बताइए, एक मिनट में आपको बीच में रोक रहा हूँ, कि ग्वालियर जहां पर स्थित है दिल्ली के तो बहुत पास है, लेकिन क्या ये भोपाल से थोड़ा दूर चला गया? मैं बात कर रहा हूं प्रशासनिक आदान प्रदान की, कि आप केंद्र के तो पास है लेकिन खुद की अपनी राजधानी से जरा दूर चले जाते हैं, नजर में उतना ध्यान नहीं जा पाता। यहाँ पर क्या दिक्कत है? नितिन जी, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी राजधानी से दूर हूं या ग्वालियर से दूर हूं। हम लोग दोनों पर नजर रखते हैं और दोनों के लिए काम करने की कोशिश करते हैं। जहां तक एयर कनेक्टिविटी का मामला है, मैं समझता हूं कि एयर कनेक्टिविटी के लिए प्रयास तो तेज होने चाहिए, लेकिन एयर कनेक्टिविटी ग्वालियर की कमजोरी है यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। क्योंकि एक समय था जब ग्वालियर में एयर कनेक्टिविटी थी और ग्वालियर कुछ और आवश्यकताओं को भी उस समय पूरा करता था। समय के साथ देश में बहुत सारे क्षेत्र पर्यटन के लिए खुल गए, बहुत सारे क्षेत्र इंडस्ट्री की दृष्टि से आगे बढ़ गए। जहां के लोगों में खर्च करने की क्षमता होती है वहां के लोग अधिक सुविधाएं पाने में सफल हो जाते हैं। और एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से समय समय पर प्रयत्न हुए हैं, लेकिन निश्चित रूप से वाइबिलिटी नहीं आई, उसके कारण यह तकलीफ रही है।
अभी भी ग्वालियर और मुंबई 3 दिन फ्लाइट चलती है। ये कुछ ही दिनों में दिल्ली होने वाली है और भारत सरकार की जो नई योजना है उसके अंतर्गत बिडिंग हो गई है और मुझे लगता है 1-2 महीने में ग्वालियर, इंदौर, लखनऊ और दिल्ली ये फ्लाइट शुरू हो जाएगी। चलिए, तो एक बहुत बड़ा आश्वासन आता हुआ मंत्री जी की तरफ से कि 2 महीने बाद न सिर्फ मुंबई या दिल्ली के साथ लेकिन आप दूसरे शहरों का भी नाम ले रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो वाकई एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा इस शहर के लिए, क्योंकि जो पूरी बातचीत हुई माया जी, उसमें एयर कनेक्टिविटी हर जगह आके फंस गई। सबने जो बात आखिरी जिस सिरे पे छोड़ी उसमें कनेक्टिविटी का इशू था। तो कनेक्टिविटी का चलिए एक इशू हुआ, लेकिन अब हम जब अधोसंरचना पे आते हैं उस मामले में भी, और देखिए पूरी बातचीत पे आपने एक चीज इको होते हुए देखी होगी, ये कि एक समय में हम ऐसे थे, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि आज हम वैसे नहीं रह गए। इंदौर आगे निकल गया, भोपाल राजधानी है उसको उसका फायदा मिल गया। हम देख रहे हैं कि दूसरे राज्यों के भी जो छोटे छोटे शहर थे जो ग्वालियर के मुकाबले शायद कहीं ना टिकते हों, वो आगे बढ़ गए। तो अब ये जो गैप आ गया है इसको फुलफिल करने के लिए क्या प्रयास है? ग्वालियर स्मार्ट सिटी में भी चिन्हित हुआ है और उसके तहत ग्वालियर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए प्रयास हो रहे हैं उसके बारे में मैं बताना चाहती हूं कि हमने एक 5 मिनट की फिल्म बनाई थी और ये भी आग्रह किया था कि अगर वो फिल्म हमारे यहाँ के सभी जो ऑडियंस में बैठे हैं एक बार नजर दौड़ा लेते तो उनको एक वो भी प्रोग्राम का हिस्सा है, हम दिखाएंगे अभी, पिक्चर क्लियर हो जाती कि ग्वालियर को हम किस रूप में देखना चाह रहे हैं और डेवलप करना चाह रहे हैं। तो वो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार है, सर्वे हुआ है, डीपीआर तैयार कुछ हो गई हैं और कुछ हो रही हैं और जल्दी ही जल्दी ये हम सितंबर तक ये काम हमारे सारे शुरू हो जाएंगे। तो ग्वालियर को हम हर दृष्टि से आगे बढ़ाना चाहते हैं। एजुकेशन के बारे में भी बात हुई, यहाँ हमारे जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बताया है कि किस तरीके से ग्वालियर एजुकेशन हब के रूप में यहाँ स्थापित था और जो भी कुछ कमियां हैं उन कमियों को भी दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। क्यों, और स्मार्ट सिटी के बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि लोगों ने हमसे ये भी पूछा कि स्मार्ट सिटी क्यों। मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्मार्ट सिटी के लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, लेकिन वो हमारी जो पुरानी इस शहर की परंपरा है, इस शहर की जो गरिमा है उसको और इसकी संस्कृति है उसको बरकरार रखते हुए और इसका जो हेरिटेज लुक है उसको बरकरार रखते हुए हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ें और आगे बढ़ें। क्योंकि जैसे जैसे शहर में आबादी बढ़ रही है और शहर के तरफ लोगों की जो प्रवृत्ति है वो गांव के लोग सब बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए और रोजगार के लिए बड़ी संख्या में शहरों में आ रहे हैं और आने के कारण जो भी उन्हें खाली स्थान मिलते हैं उन स्थानों पर वो अपने रहाइश के लिए कहीं झोपड़ी है तो कहीं चपरे बनाकर वो रहते हैं, बड़ी संख्या में रहते हैं यहाँ पर। तो और इस वजह से जो यहाँ की लोकल व्यवस्था शहर की है वो सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो गड़बड़ा जाती हैं और इस कारण से ये स्मार्ट सिटी के तहत हम वो सारे परिवारों को जो शहर में आकर यहाँ बस रहे हैं और उनके अपने मकान नहीं है, मैं कहना चाहती हूँ कि अभी विधानसभा में हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के प्रयासों से और मेरे ही विभाग ने ये बिल जो है अभी विधानसभा में पास किया है, हाउस जो गारंटी बिल है उसको पास करने के बाद मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति का अपना घर होगा और उसका सपना जो है वो पूरा होगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हमने 2 साल का 2018 तक 5 लाख घर बनाकर उनके लिए देने हैं। तो निश्चित तौर से उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा और इसके साथ ही साथ हम ग्वालियर के डेवलपमेंट के लिए
हमने जो बातें रेल के बारे में सारी विस्तार से यहाँ बातें रख दी हैं, उन्हीं को मैं दोहराना नहीं चाहूंगी। बहुत उसमें परिवर्तन कुछ ही वर्षों में देखने को मिलेंगे और कनेक्टिविटी रेलवे की है वो बढ़ रही है। यहाँ पर रेलवे स्टेशंस को भी, बिरला नगर का जो स्टेशन है उसको भी ठीक किया जा रहा है। उसके लिए भी मैं नरेंद्र सिंह जी को धन्यवाद दूंगी। फिर आप कहेंगे कि आप केंद्र की तरफ देखते हैं। नहीं। लेकिन ये एक सवाल में अब हम सब आप ही की तरफ देखेंगे। बात उठाई थी केंद्र ने। सर, मैं आपके पास एक महत्वपूर्ण सवाल के लिए आ रहा हूं, जो ग्रामीण विकास की बात कर रही है, क्योंकि ये बात तो सत्य है कि हर बड़े शहर पे माइग्रेशन का प्रेशर बढ़ रहा है, उस पर मैं आता हूं। लेकिन एक जो है केंद्र से प्रस्ताव गया है पीएमओ की तरफ से, वो ये है कि जो सस्ते घर हैं, अब उसकी रेंज हर शहर के लिए अलग अलग हो सकती है, 30-35 लाख की हम रेंज पकड़ लेते हैं, उनके लिए स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन या तो माफ किया जाए या कमी कर दी जाए। उत्तर प्रदेश से एक अनाउंसमेंट अभी पूरी तरह पुख्ता नहीं है, लेकिन आई है कि हम उसमें ढील देंगे, यहां तक कि खत्म कर देंगे। क्या मध्य प्रदेश सरकार से उम्मीद करें कि जो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन होता है पूरी तरह खत्म ना हो अफोर्डेबल हाउसिंग पे, लेकिन आप उसे कम करने जा रहे हैं कुछ हद तक, कुछ परसेंटेज टर्म्स में आप उसे लोगों में राहत देंगे ताकि ज्यादा लोगों को घर मिले उनका? अभी तक उसमें सोचा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत कुछ राहतें दी गई हैं उसमें। और हमारे यहाँ जो आप कह रहे हैं 35 लाख का, लेकिन इससे नीचे के जितने भी हैं, जो 3 लाख और 6 लाख जिनकी वार्षिक इनकम है, उन लोगों से तो कुछ भी नहीं लिया जा रहा है। नहीं, वो बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत चीजें हो रही हैं, लेकिन अगर आपको एज ए इंडस्ट्री रियल एस्टेट को ही आगे बढ़ाना है या लोगों को भी, मिडिल क्लास को भी आपको देखना है, तो वो जो केंद्र सरकार की पहल है, जहां वो उम्मीद कर रहे हैं राज्य सरकारों से कि थोड़ा सा रेवेन्यू छोड़ दें, तो वो आपको अपनी पॉकेट थोड़ी सी वहां ढीली करनी पड़ेगी। वो सरकार की तरफ बात करके फिर तो कोई ना कोई रास्ता निकाले। जरूर मैं बात कीजिए उस बारे में। नरेंद्र सिंह जी, इससे पहले कि ब्रेक लूं, में जो कह रहा था कि माइग्रेशन वाली जो समस्या है, कि हर शहर का यही हाल है कि कुछ गिने चुने शहर हैं देश में और वहां पे सब लोग पहुंच रहे हैं। केंद्र का भी इस पर फोकस है कि आप डिकंजेशन कीजिए, आप दूसरी जगह स्मार्ट सिटीज डेवलप कीजिए, और यही एक कारण है। लेकिन स्मार्ट सिटी पे भी कितना लोड डालेंगे? ये गांव से जो माइग्रेशन होता है, तो ग्रामीण विकास चूंकि आप देखते हैं, तो ये जो माइग्रेशन वाली प्रॉब्लम है होगा, अर्बनाइजेशन तो होगा, उसे तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन किस हद तक संतुलन बैठा पाएंगे हम? देखिए निर्भय जी, चूंकि एक लंबे कालखंड से सभी लोगों से चूक हो रही है। जब हम विकास की बात करते हैं तो एकांगी विचार करते हैं। समग्र विकास की कल्पना को साकार करना और उसके साथ संतुलित विकास की कल्पना को साकार करना। अगर समग्रता में विचार करेंगे और संतुलन रखेंगे तो इस समस्या का सामना आज हिंदुस्तान को नहीं करना पड़ता। आज हम किसी भी विकसित शहर को देखें, आप बड़े शहरों का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन तथाकथित जो बड़े शहर हैं उन शहरों को सब जानते हैं और उनको हम विकसित शहर भी कह सकते हैं, स्मार्ट शहर भी कह सकते हैं, सभी आधुनिक सुविधाएं उनमें हैं, ऐसा शहर भी कह सकते हैं। लेकिन वो शहर भी आधे घंटे की बरसात को झेलने की क्षमता नहीं रखते। इसका मूल कारण है कि हमने सिर्फ अधोसंरचना को विकसित किया, एकांगी विचार किया, उसका परिणाम आज देश भोग रहा है। मैं जब ग्वालियर के बारे में बात करता हूं तो मैं कतई ये मानने को तैयार नहीं होता कि ग्वालियर पिछड़ा शहर है। जो समस्या पूरे देश के साथ है, जिस प्रकार की सोच पूरे देश के नेतृत्व की बनी, वो नेतृत्व की जैसी सोच बनी वैसी सोच नीचे परकुलेट हुई और उसके कारण यह परिस्थिति खड़ी हुई है। लेकिन यह सच है कि व्यवस्थापन होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र से जो पलायन हो रहा है उसके दो कारण हैं। एक कारण है कि वहां रोजगार की स्थिति लोगों की नहीं बनती तो पलायन मजबूरी है, और दूसरा शिक्षा का जो क्षेत्र है वो नगरों के आसपास ज्यादा अच्छा है। तो जो लोग क्षमतावान हैं अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो वो भी कोशिश करते हैं कि शहर के आसपास आकर पढ़ाएं। लेकिन पूर्व नियोजित प्लान के अनुसार बसाहटें बननी चाहिए, क्योंकि पलायन तो रोजगार के लिए भी आवश्यक है और पलायन शिक्षा के लिए भी आवश्यक है। इसलिए ये पलायन गांव से शहर की ओर बढ़ेगा, लेकिन शहर व्यवस्थित रहें, शहर संतुलित रहें, शहर पूर्व नियोजित रहें और आने वाली जो आबादी है उसको बर्दाश्त करने की क्षमता शहर में हो। और अगर यह क्षमता नहीं है तो निश्चित रूप से उस पलायन को भी रोकना
या शिफ्ट करना। जैसा मैं आपको काउंटर मैग्नेट सिटी की बात चल रही थी, आज सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे विचार व्यक्त किए। काउंटर मैग्नेट ग्वालियर को तब घोषित किया गया था जब दिल्ली में दबाव बहुत बढ़ रहा था, और यह कोशिश थी कि काउंटर मैग्नेट ग्वालियर को बना के दिल्ली के दबाव को शिफ्ट करेंगे। लेकिन अब आप देखिए ना कि दिल्ली के दबाव को शिफ्ट ग्वालियर किया जाए तो ग्वालियर 300 किलोमीटर है, बिल्कुल, और पड़ोस में गुड़गांव था, पड़ोस में नोएडा था। परिस्थितियों ने पलटा खाया, सारा का सारा जो दबाव था वो गुड़गांव और नोएडा पर शिफ्ट हो गया। इसके कारण ग्वालियर काउंटर मैग्नेट सिटी के बारे में जो कल्पना थी वो उतना ग्रो नहीं हो पाई। जैसे हम अपने मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को देखते हैं, कई लोग शिकायत करते हैं कि इंदौर में सब हो रहा है और ग्वालियर में नहीं हो रहा है, लेकिन हर शहर की अपनी प्रकृति है। हमने ग्वालियर में आईटी पार्क सबसे पहले बनाया, इंदौर में बिल्डिंग बाद में बनी, लेकिन आईटी पार्क वहां पहले प्रारंभ हो गया, हम प्रारंभ करने में लेट हो गए। अब इंदौर अहमदाबाद के नजदीक है, इंदौर मुंबई के नजदीक है, तो उस कनेक्टिविटी का, उस नजदीकी का उस शहर को फायदा मिलेगा ही, व्यक्ति को व्यक्ति की नजदीकी का फायदा मिलता है। हमको दिल्ली की नजदीकी का नुकसान है और इंदौर को मुंबई की नजदीकी का फायदा है, तो नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता। दिल्ली का हमको बिल्कुल भी नुकसान नहीं है, दिल्ली का हमको फायदा ही है, लेकिन दिल्ली का फायदा हमको जितना मिलना चाहिए था वो इसलिए नहीं मिला कि वो फायदा लेने के लिए गुड़गांव और नोएडा बहुत कम दूरी पर उपलब्ध थे। जी, चलिए, मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, जरूरी है मेरे लिए, लेकिन उसके बाद आकर एक बार फिर हमारे दोनों नेतागण से पूछेंगे कि आगे हम ग्वालियर के विकास के लिए, क्योंकि आप दोनों ही ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, आपके स्तर पर, पर्सनल स्तर पर कितना पुश, कितनी जागरूकता, कितने प्रयास देखेंगे ताकि ये शहर एक बार फिर अपनी पुरानी गरिमा को प्राप्त करे। छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्मार्ट सिटी ग्वालियर, जहां पर हम ग्वालियर को लेकर बात कर रहे हैं कि कैसे वो स्मार्ट सिटी की राह पर अग्रसर हो गया है। और दो बड़े जनप्रतिनिधि ग्वालियर के, जो एक केंद्र सरकार में, एक राज्य सरकार में, महा सिंह जी और तोमर साहब हमारे साथ इस वक्त मंच पे विराजित हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं कि आगे ये चीजें कैसे बढ़ेंगी और उसमें राज्य और केंद्र सरकारों का किस तरह का योगदान रहेगा। और आपको बता दूं, हरिरंजन राव साहब जो सेक्रेटरी हैं, एमपी टूरिज्म के एमडी भी हैं, वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जो बातचीत सुन रहे हैं। टूरिज्म पे काफी चर्चा हुई। मैडम, अब जब स्मार्ट सिटी की राह पे हम आगे चल पड़े हैं, बहुत सारी योजनाएं, कलेक्टर साहब भी थे, कमिश्नर साहब थे इससे पहले पैनल पे, तो उन्होंने रखी। अब हम इनको क्रियान्वित होता हुआ कब देखेंगे? देखिए, तोमर साहब हैं, आप हैं, और भी जनप्रतिनिधि हैं जो इस शहर से जा रहे हैं, मतलब इतना पुल फैक्टर है इस शहर के पास, तो फिर इसमें तो काम होने चाहिए। स्मार्ट सिटी के तहत अभी जो आपका पहला जो पैनल बैठा था, उसमें कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर, उन्होंने उस बात का जिक्र किया था कि एसपीवी यहाँ बन चुकी है, कंसल्टेंट रखने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो होमवर्क हुआ है और उसमें ग्वालियर में हैबिटेट सेंटर का विकास व्यावसायिक और आवासीय के साथ साथ ही शैक्षणिक संस्थान, आमोद प्रमोद के और आर्ट गैलरी वगैरह सब इसमें होगी। तो इसको बनाने जा रहे हैं और उसकी पूरा डीपीआर वगैरह सब तैयार है। और वो हमारा जो एरिया था हॉस्पिटल के पास वाला पॉटरीज का, उस एरिया में ये सारी चीजें वहां पर डेवलप होंगी। इसके साथ साथ ग्वालियर के अंदर पार्क भी हैं, सारे के सारे पार्क हैं। नेहरू पार्क है, शिवाजी पार्क है, और लेडीज पार्क और बच्चों के लिए भी है। इसकी भी पूरी प्लानिंग है। ये भी बहुत सुंदर पार्क ग्वालियर में इन फ्यूचर जो है 2 साल में आप कह रहे हैं कि ये धरातल पे आते हुए दिखेंगे। और मार्केट जितने भी हैं हमारे, वो दौलतगंज है, गांधी मार्केट है, हुजरात पुल का है, ये सारे के सारे मार्केटों का भी विकास होगा और खूबसूरत और सुंदर ये मार्केट बनेंगे, अपना स्वरूप आगे भविष्य में लेंगे। और इसके साथ ही साथ मतलब स्मार्ट सिटी ट्रांसपोर्ट, इसके लिए भी पूरी की पूरी प्लानिंग है
और जल्दी ही इसका काम भी शुरू होगा। आपके शहर में अभी भी प्रदूषण बहुत है, ऐसे बहुत व्हीकल हैं, टेम्पो, ऑटो जो भी हैं, जिनसे प्रदूषण बहुत होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैडम। उसको भी अब रोकने के लिए ई रिक्शा वगैरह ये शुरू किया है और कुछ लोगों को दिया भी है। धीरे धीरे हम उनको बंद करके और ई रिक्शा में उसको बदलने वाले हैं। चलिए, तो बहुत कुछ है आपके प्लानिंग में। हम चाहेंगे कि आप पूरा जोर लगाएं, मुख्यमंत्री जी को बोले कि इस शहर को भी आपको वैसे ही डेवलप करना है जैसे इंदौर और भोपाल की प्रगति हम देखते हैं। तो उमर साहब, आपके मंत्रालय से कोई खास योजना, कोई खास प्लानिंग जो हम देखें सीधी ग्वालियर को उसके विकास में सहायता करती हो, अगर आप बताना चाहें। निरपेन जी, एक तो मैं पहले आपको धन्यवाद नहीं दे पाया, इसलिए इस मौके पर आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप सब ने मिलकर ग्वालियर के लिए एक बड़ा मंच उपलब्ध कराया और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि हमारे सभी ग्वालियर के बंधुओं ने और विशेषज्ञों ने ग्वालियर के गौरव को आपके सामने प्रकट करने की एक सफलतम कोशिश की। और आज विनीत नारायण जी यहाँ आए, हरिरंजन राव जी आए, यह भी निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। जहां तक ग्वालियर का सवाल है, तो ग्वालियर और ग्रामीण विकास दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि गांव में अगर सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी तो जिस पलायन से शहर परेशान है उस परेशानी से शहर बच सकेंगे। और इसलिए पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने कुछ योजनाओं का सृजन किया, जिसमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना है। उसके आकार को भी बढ़ाया, उसकी राशि के दायरे को भी बढ़ाया और उस पर बहुत एक्सरसाइज करके हम लोगों ने उस योजना को लॉन्च आगरा में किया था। और मुझे प्रसन्नता है कि उस योजना के अंतर्गत ग्वालियर के ग्रामीण क्षेत्र में और पूरे मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही अच्छे से काम चल रहा है। सड़कों का जाल गांव-गांव में बिछाया जा रहा है। लाइवलीहुड के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग लोगों को आजीविका देने का प्रयत्न कर रहा है। पहले ग्वालियर आजीविका योजना में शामिल नहीं था, लेकिन अभी इसी वर्ष से ग्वालियर आजीविका योजना में भी शामिल हो रहा है। इससे ग्वालियर के ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोगों को आजीविका का साधन गांव में ही उपलब्ध होगा, तो शहर की तरफ जो पलायन हो रहा है उससे निश्चित रूप से बचाव रहेगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ग्वालियर में सभी प्रकार की क्षमताएं हैं, और सिर्फ ग्वालियर ही नहीं, मैं समझता हूं भारतवर्ष में ही सभी प्रकार की क्षमताएं। लेकिन जब सोच उचित नहीं होता तो उन क्षमताओं का विकास उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। एक क्षमता अपने आप विकसित होती है और एक क्षमता को समाज विकसित करता है, एक क्षमता को सरकार विकसित करती है। हमारे यहाँ एक पद्धति बनी कि आप तो पढ़ो, सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ, स्वयं कुछ करो। इस प्रकार की प्रेरणा समाज के द्वारा भी नहीं दी जाती रही, सरकारों के द्वारा भी नहीं दी जाती रही। तो लोग शिक्षित तो हुए और लोगों ने सर्टिफिकेट लेने का कोशिश की और उसमें मैं समझता हूं हमारी बड़ी संख्या भी रही। लेकिन आज मुझे इस बात का गौरव है और प्रसन्नता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अपनी सरकार का काम प्रारंभ किया तो उन्होंने पूरे देश को समग्रता में देखा। सबसे पहले उन्होंने जनधन योजना की शुरुआत की। यह जनधन योजना आम गरीब आदमी के लिए थी। अगर गरीब आदमी का बैंक में अकाउंट नहीं है और वो देश के विकास में योगदान देगा, कदम से कदम मिलाएगा, कंधे से कंधा मिलाएगा, तो ये काम भाषण से पूरा नहीं हो सकता। बैंकिंग में उसे सम्मिलित होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से हर घर में शौचालय हो। मैं ग्वालियर का नागरिक हूं, मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी 83 में पार्षद रहा था, लेकिन अभी मैं जब स्वच्छता मंत्री बना तब मुझे अंदाज नहीं था कि ग्वालियर शहर में भी लोग खुले में शौच जाते होंगे। मैं जब स्वच्छता का विभाग मेरे पास आया तो फिर मैं अपने ऑफिसरों से मिला और मैंने कहा कि भैया अपने ग्वालियर को देखो, तो बड़ी मात्रा में ग्वालियर में नगर में ही खुले में शौच जाते थे लोग, ग्रामीण में तो जाते ही थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब स्वच्छता की बात हाथ में ली, शौचालय की बात हाथ में ली, तो आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, ग्वालियर भी ओडीएफ हो गया
और इस देश के 119 जिले ODF हो गए। इस देश के 1,76,000 गांव ODF हो गए। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस चर्चा को आपने आज यहां प्रायोजित किया है, इस प्रकार की चर्चा आने वाले कल में आप भी आयोजित करें, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री भी आयोजित करें। मैं समझता हूं ग्वालियर का मानव संसाधन खड़ा होगा और आने वाले कल में देश की अपेक्षा के अनुरूप ग्वालियर भी खड़ा होगा। बिल्कुल, और ये पूरे जो समुदाय है और जो टीवी पे भी देख रहे हैं, पूरे आप लोगों की तरफ भी देख रहे हैं कि केंद्र से और राज्य से जितना भी इस शहर का हक बनता है उसको मिले, और मैं कहूंगा थोड़ा ज्यादा भी मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसको मिले। बाकी ये शहर तैयार है, इसके लोग तैयार हैं, इसका एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है, विल पावर भी दिख रही है। अगर ये सारी चीजें एक साथ आएंगी तो इसमें फिर कोई शक नहीं रह जाता कि ये शहर स्मार्ट सिटी की दौड़ में न सिर्फ दौड़ेगा, सर्राट दौड़ेगा, बल्कि नंबर 1 पर आने की भी क्षमता रखता है। जी एक और मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट सिटी अगर बना तो इस प्रतिस्पर्धा में ग्वालियर जीत सके, इसमें हम लोगों का योगदान हो सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में दान की प्रवृत्ति बंद हो गई है। प्रतिस्पर्धा जीतो और जो ले जाना है ले जाओ। वो और इसलिए स्मार्ट सिटी को ग्वालियर के लोगों ने प्रयत्न पूर्वक जीता है। बिल्कुल, इसके लिए ग्वालियर के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। ये जो प्रयास है, ये प्रयास इसे नंबर 1 तक ले जाने तक भी जारी रहेगा, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि ये शहर बहुत अच्छा है, बहुत पोटेंशियल है, जिसकी चर्चा पिछले 2 घंटे में हुई। बस ये है उस पोटेंशियल को पहचान कर उसे उस हाइट पर ले जाना है जहां से हम कह सकें कि ग्वालियर देश का नंबर 1 स्मार्ट सिटी है। तो चलिए, आज की इस आयोजन के लिए आप सभी को हम बहुत धन्यवाद देते हैं जो यहां पर आए और इन बातों को सुना। मंत्री महोदय आपको भी और मंत्री जी आपको भी बहुत शुक्रिया कि आपने यहां पर अपने विचार रखे, और इसी उम्मीद के साथ कि अगली बार जब आएंगे ग्वालियर तो हम गर्व से कहेंगे कि ये है देश की सबसे बेहतरीन स्मार्ट सिटी। नमस्कार।